जो स्वभाव से मधुर, तन से मधुर, सॉफ्ट, वाणी में मधुर, सॉफ्ट, राजकुमार जैसे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध, उनको राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अब जिसकी राशि का स्वामी ही राजकुमार जैसा होगा या राजकुमार होगा, उनकी प्रवृत्तियां भी राजकुमार जैसे ही होंगे। तो मिथुन राशि के जो लोग हैं वो बड़े मधुर, सॉफ्ट, बहुत यंग दिखने वाले, वाणी में मीठे, कर्मों में मीठे, लेकिन अगर अड़ जाएं तो उनका अड़ना अंगद के पैर जैसा है, फिर आप उनको नहीं हिला सकते। धीरे से अपनी बात कह करके चले जाएंगे कि हमको ये करना है और ये करना है का मतलब ये ही करना है, फिर आप उनको हिला नहीं सकते, क्योंकि बाल हठ संसार की प्रसिद्ध हठों में से एक है। तो ऐसे मधुर और हठी मिथुन राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं आज कैसा रहेगा जनवरी का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो सर्वप्रथम अंग्रेजी वर्ष 2025 के प्रथम मास की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये डेफिनेटली हमारा हिंदी वर्ष नहीं है, लेकिन क्योंकि इसी कैलेंडर ईयर से हम सारे काम करते हैं तो इसी को हम अपना कर्म कैलेंडर मानते हैं, तो उसकी शुभकामनाएं। बात करते हैं कि इस जनवरी के महीने में क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अच्छी खबरें हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। कुल मिलाकर के अगर मैं टोटलिटी में कहूँ तो टोटलिटी में ये महीना आपके लिए बहुत 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 अच्छा जाने वाला है। उसमें सारे ग्रहों को एक एक करके डिस्कस करूँगी, पर सबका सार जो एक है वो ये है कि शुक्र, जो कि सौभाग्य, धन, संपदा, प्रेम, संतति, इन सब का, पारिवारिक सुख, इन सब को देने वाला जो है वो आपके भाग्य स्थान में अपने मित्र शनि के साथ आकर के बैठा है। जब आएंगे 9th हाउस पर तब उसको डिटेल में डिस्कस करूँगी। फिलहाल शुरू करते हैं 1st हाउस से। तो 1st हाउस में मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध 7th हाउस में बैठ करके राजा के साथ, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और पूर्ण दृष्टि से सूर्य और बुध दोनों 1st हाउस को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा समय होगा जब आपके पास एनर्जी ऑल टाइम हाई रहेगी, बुद्धि ऑल टाइम हाई चलेगी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बुध मैथ्स, बुध मैनेजमेंट, बुध बुद्धि, बुध अंडरस्टैंडिंग, बुध व्यापार और सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन, सूर्य तेज, सूर्य प्रताप, सूर्य राजा, सूर्य ईगो, सूर्य अहंकार, सूर्य एनर्जी, सूर्य आत्मा। तो क्या होगा कि आत्मा और बुद्धि दोनों पर जब उनके मालिकों की दृष्टि होगी, 1st हाउस कौन है? हम खुद है, हमारा हेड। कालपुरुष की कुंडली में जो हमारा हेड है उसको 1st हाउस कहा गया, और अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो हमारा पूरा शरीर, हम पूरे खुद, वो 1st हाउस होता है। तो जब उस पर सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि होगी तो जो पिछले समय में आप बड़े लो फील कर रहे थे, आपको लग रहा था अरे मेरे तो एक काम यहाँ के अटक रहे हैं, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, वो नेगेटिव थॉट्स जाएंगे। यूल फील वेरी स्ट्रांग, यूल फील हाई, यूल फील वेरी एनर्जेटिक, और आपको लगेगा अरे यूँ चुटकियों में काम हो जाएंगे, चिंता किस बात की करनी है। बात करें दूसरे भाव की तो मंगल नीच और वक्री हैं दूसरे भाव में। यहाँ कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा है, यहाँ 14 जनवरी से सूर्य की दृष्टि होगी, 24 जनवरी से बुध की दृष्टि होगी और राहु की पंचम दृष्टि होगी। देखिए मंगल के नीच और वक्री होने का बहुत शोर है। क्यों है मैं उसका कारण बताती हूँ। गलत नहीं है वो शोर, पर इतना डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी डरने वाली चीज़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको ये बताती है भाई तेज आंधी आने वाली है, अगर ज़रूरी नहीं हो तो घर से बाहर मत निकलना, और अगर बाहर निकलना पड़ जाए तो ये प्रिकॉशंस लेकर के निकलना, सिर्फ ये है एस्ट्रोलॉजी। तो मंगल मतलब एनर्जी, मंगल हमारी बॉडी में रक्त के कारक हैं, मंगल सेनापति, मंगल शक्ति, मंगल उत्साह, मंगल वर्किंग एनर्जी, स्पीड, ये मंगल है। अब क्या होगा जब मंगल नीच का होगा, कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो वो काफ़ी हद तक शक्तिहीन हो जाता है। अब अगर आपका शरीर काम ही नहीं कर रहा है, उठने की हिम्मत नहीं है, आप थके थके महसूस कर रहे हो, तो आप कहाँ से काम करेंगे? तो नीच का तो हो गया ना। आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, मगर आपका शरीर साथ ही नहीं दे रहा, आपको लग रहा है नहीं भाई मेरे उठने की हिम्मत नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ, तो हो गया मंगल नीच का।
दूसरी बात क्या होता है कि जब हम काम करना चाहते हैं और शरीर साथ नहीं दे रहा है तो क्या होता है, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा होता है। तो जब मंगल नीच का होता है तो हमारी एनर्जी लो होती है और हम गुस्सा करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह कि ये मंगल वक्री हो गया है, तो मंगल के वक्री हो जाने से उसके नीच के जो दुष्प्रभाव थे वो काफ़ी हद तक, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि 100% खत्म हो गए, वो तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन बहुत 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 हद तक वो प्रभाव कम हो गए हैं। इसलिए इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस आपका कुटुंब, सेकेंड हाउस वाणी, सेकेंड हाउस धन का संचय, और सेकेंड हाउस आपका खान पान। तो पहली बात, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको, कुछ उल्टा सीधा आप नहीं खाइए। दूसरी बात ये है कि क्योंकि कुटुंब का घर है ये, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं और का गुस्सा कहीं और उतार देते हैं। जॉब से आए, वहाँ बॉस से पंगा हुआ है, घर आए, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनके ऊपर चिल्ला दिए, हो गया काम। तो वो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है कि भाई अगर कहीं हम किसी बात से परेशान हुए हैं तो वो गुस्सा परिवार वालों पर नहीं उतार देना है। तीसरी बात, वाणी का विशेष ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि मंगल नीच वक्री हो गया तो आसमान गिर जाएगा, सब कुछ खत्म बर्बाद हो जाएगा, नहीं जी, वैसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि भाई हमारी एनर्जी कई बार क्या होता है कि या तो लो हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है, तो उसकी प्रिकॉशन हम डेफिनेटली ले सकते हैं। क्योंकि बुद्धि किस लिए है, इसीलिए है ना कि भाई अगर लग रहा है कि कहीं कोई काम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है तो अपने आप को थोड़ा संभालिए। तो ये है दूसरे घर के फल, लेकिन उसके बावजूद धन का संग्रह होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि यहाँ पर आपके सेकेंड हाउस पर होगी, तो धन का संग्रह होगा। राहु की फिफ्थ दृष्टि है, अचानक धन आएगा। दूसरी बात है कि परिवार में अचानक कुछ घटनाएं होंगी। बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव में सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य है, 7th हाउस में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, जो मैं पहले कह चुकी हूँ। तीसरा घर पराक्रम, छोटी यात्राएं, छोटे बहन भाई, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, और सूर्य बैठे हुए हैं बुध के साथ जो कम्युनिकेशन का ही स्वामी है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि तीसरे भाव पर जब शुक्र 9th हाउस में होंगे तो उनकी पूर्ण संजीवनी दृष्टि होगी, और शनि मार्गी हो चुके हैं, उनकी 7th दृष्टि होगी। तो क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन गजब हो जाएगा, छोटे बहन भाइयों से संबंध मधुर होंगे, और आप थोड़ा रौब में भी रहेंगे क्योंकि सूर्य है यहाँ का स्वामी है ना। उन पर थोड़ा रौब भी दिखाएंगे, उनके काम भी करेंगे, पितावत उनको संभालेंगे, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपने मित्रों के लिए फेवरेबल काम करेंगे, और छोटी यात्राएं होंगी आपकी। और ये जो छोटी छोटी यात्राएं हैं ना, ये आपको ज़बरदस्त बेनिफिट देंगे वर्क प्लेस पर, फैमिली में, आपके एनर्जी को बहुत पॉजिटिव करेंगी, और इसके ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो आपको बाद में पता लगेंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में कन्या राशि है जहाँ पर केतु है। यहाँ पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, और 28 जनवरी से जब शुक्र आपके दशम भाव में आ जाएंगे तब शुक्र की पूर्ण संजीवनी दृष्टि आपके सुख भाव पर होगी। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हॉरोस्कोप में अगर अच्छा होना है तो भी और बुरा होना है तो भी कोई एक ग्रह नहीं डिसाइड करता है, सारे ग्रह मिलकर डिसाइड करते हैं। तो अच्छा होना है उसको भी सब इंडिकेट करेंगे, और बुरा होना है तो उसको भी सब इंडिकेट करेंगे। जब शुक्र की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, तीसरा भाव पराक्रम, पराक्रम से भाग्योदय, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं शुक्र। एस्ट्रोलॉजी कोई इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझ आएगा। तो 3rd हाउस में पराक्रम भाव पर जब शुक्र की दृष्टि होगी, इसका मतलब ये कि आपके ही पराक्रम से भाग्योदय होगा। उसके बाद जब 28 जनवरी से शुक्र दशम भाव में आ जाएंगे, कर्म भाव में, तो पूर्ण दृष्टि का होगी 4th पर, सुख भाव पर। उस पराक्रम से जब भाग्योदय होगा तो सुख का अनुभव होगा, तब सुख मिलेगा। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो 4th भाव है वो माता का भाव है, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। केतु यहाँ रह करके, केतु विच्छेद, केतु साधु, केतु विरक्ति, केतु अध्यात्म, केतु रिसर्च, माइक्रो, मिनी माइक्रो की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो क्या होगा कि आप अपने जन्म स्थान से जुड़ेंगे, अटैचमेंट होगा वहाँ पर, जबकि केतु विरक्ति है। लेकिन जो बृहस्पति की पंचम दृष्टि और शुक्र की दृष्टि होगी, ये आपको जोड़ेगी, वहाँ से टूटने नहीं देगी। दूसरी बात क्या है कि केतु अचानक के कारण है, तो आपके बर्थ प्लेस पर अचानक कुछ घटनाएं हो सकती हैं। ये पब्लिक का घर है, पब्लिक से अचानक आपको रिएक्शंस अच्छे या बुरे आ सकते हैं। बात करें आपके पंचम भाव की, जहाँ पर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, नवम भाव में बैठे। देखिए, पंचम और नवम का संबंध बन रहा है,
त्रिकोण का संबंध बन रहा है, इससे सुंदर स्थिति हो ही नहीं सकती। पंचम भाव पूर्व पुण्य है, पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, प्रसंग और हमारे जीवन का टोटल अपलिफ्टमेंट कितना होगा, टोटल उत्थान कितना होगा, हम एक्चुअली कहाँ तक पहुंचेंगे, वो हम पंचम से देखते हैं। अब पंचम भाव और नवम भाव त्रिकोण कहलाते हैं। जब एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण को देखे अपना या अपने खुद की राशि को देखे, इससे गजब स्थिति नहीं हो सकती। तो राशि बैठी हुई है शुक्र पंचम भाव में और शुक्र राशि के स्वामी बैठे हैं नवम भाव में, तो संबंध बन रहा है पंचम और नवम का। ब्यूटीफुल सिचुएशन। और वैसे भी शुक्र बैठे हुए हैं शनि के साथ, जो वृद्ध हैं, जो मेच्योर्ड हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो स्लो चलते हैं, जो 100 बार विचार करके कोई काम करते हैं। तो जो आपको अभी काम करेंगे आप, जिनसे आपका भाग्योदय होगा, आप फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, बड़े सोच समझ कर। वैसे भी मिथुन वाले आराम से कोई डिसीजन नहीं लेते, 100 बार सोचते हैं, भले ही बालक हैं, लेकिन सडन डिसीजंस कभी नहीं होते मिथुन वालों के, नेवर। सडन लेने वाले हैं जो मंगल डोमिनेटेड जो राशियां हैं वो लोग लेते हैं, लेकिन बुध तो बहुत सोच समझ कर, भले ही बालक है। ऊपर से अभी जब भाग्य भाव में शनि है शुक्र के साथ, तो शुक्र आपको धन देगा, संपदा देगा, सुख देगा, सौंदर्य देगा, उसके साथ एक मेच्योरिटी देगा। क्योंकि कई बार शुक्र आपको मिसलीड करता है, गलत जगह लेकर के जाता है। शुक्र तो प्रेम है, प्रेम तो कहीं भी बहता है, लेकिन शनि कहेंगे नहीं 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 नहीं, सही जगह जाना है, गलत जगह नहीं जाना है। तो शनि के साथ जब शुक्र होते तो शुक्र का व्यवहार शनि जैसा होता है। देखिए शनि के बारे में प्रसिद्ध है कि शनि के साथ जो भी ग्रह बैठेगा, वो ग्रह शनि को अपने रंग में नहीं रंग सकता है, शनि उसको अपने रंग में रंग लेते हैं। बृहस्पति शनि के साथ बैठे होंगे तो शनिवत व्यवहार करेंगे, मंगल शनि के साथ बैठे होंगे तो शनिवत व्यवहार करेंगे, शुक्र शनि के साथ बैठे होंगे तो शनिवत व्यवहार करेंगे। तो अब जब शुक्र शनि के साथ बैठे होंगे तो जैसे आप धन भी खर्च करेंगे तो बड़ा सोच समझ कर करेंगे, ऐसे ही नहीं लुटा देंगे। दूसरी बात, शनि बहुत दूर की सोचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब जो इस समय आप खर्चा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति 12वें है, बृहस्पति 12वें है, तो खर्चा तो होगा, लेकिन जो खर्चा होगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके बेनिफिट आपको आज नहीं तो कल मिलेंगे। बात करें आपके छठे भाव की, तो छठा भाव आपका रोग ऋण और शत्रु है, जहां वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में बैठ के नीचे और वक्री हो रहे हैं। तो देखिए छठे भाव का स्वामी जब कोई क्रूर ग्रह हो या छठे भाव पर जब किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, उसको बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे भी यहाँ पर शनि की दशम और राहु की नवम दृष्टि बहुत अच्छी स्थिति है, रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा। ऊपर से बृहस्पति की 7th पूर्ण एस्पेक्ट, पूर्ण दृष्टि यहाँ है। ये हमारी नौकरी का घर है, सेवा का घर है, ये हमारे डेली रूटीन का घर है, और ये एक ऐसा घर है जो कंपटीशन का घर है। तो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, किसी जॉब चेंज के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये एक ऐसा समय जिस समय ये होकर रहेगा, हर हालत में होकर के रहेगा। क्योंकि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से, बृहस्पति किसके कारक हैं? धन के कारक, संपदा के कारक, काम के कारक, उत्थान के कारक, है ना। और राहु की क्योंकि यहाँ पर 9th दृष्टि, तो ऑल ऑफ अ सडन आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत समय से किसी काम में लगे हुए और आपने उम्मीद छोड़ दी कि अरे छोड़ो अब नहीं होगा, अब वहाँ से ऑफर लेटर आएगा ही नहीं, या अब मेरा ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, या अब मुझे ये जॉब मिलेगा ही नहीं, या ये काम होगा ही नहीं। और ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि आपने लैपटॉप खोला और वहाँ से ऑफर लेटर आ गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस समय आपकी लाइफ में होकर रहेंगी। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में सूर्य और बुध विराजमान है धनु राशि में, धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो 7वें का स्वामी जब 12वें भाव में बैठा हो, पहले तो मैं इस बात की बात करती हूँ, 7वां घर आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, आपका बिजनेस पार्टनर, उसका स्वामी जब बैठा हुआ है 12वें भाव में, 12वां भाव विदेश, 12वां भाव व्यय, 12वां भाव मुक्ति का भाव है, मोक्ष का भाव है, ये एग्जिट है हमारा। बृहस्पति धर्म के कारक है, देवताओं के गुरु हैं, है ना। तो जब बृहस्पति इस घर में बैठे होंगे तो क्या करेंगे? बृहस्पति इस घर में बैठ कर के 7वें घर के कारक तत्वों को मोक्ष प्रदान करेंगे। 7वां घर पत्नी या पति, बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस। तो ये क्योंकि विदेश का घर है, तो आपकी वाइफ को या आपके स्पाउस को, जो भी आपका स्पाउस है, उसको विदेश से लाभ होगा। आपका जो बिजनेस है उसमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बाहर से हो रहा है, उसमें बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा अनजान लोगों से, दूसरे धर्म, दूसरी भाषा के लोगों से आपको इस समय लाभ होगा। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में मकर राशि है जिसके स्वामी शनि नवम भाव में बैठे हैं। अष्टम का स्वामी जब नवम में हो तो अष्टम और नवम का संबंध बन रहा है। अष्टम रिसर्च, अष्टम आयु, अष्टम आपका रहस्य है। तो जब अष्टम का स्वामी नवम में बैठा होगा
तो रिजल्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि पूरी तरह से लॉन्ग टाइम से पाइपलाइन में थे, है ना। देखिए शनि अष्टम में बैठ करके आयु को बढ़ाते हैं, हालांकि शनि दुख के भी कारण है, दुख के भी कारक हैं, शनि लंबी आयु के कारक हैं, शनि मेच्योरिटी के कारक है। तो अष्टम का स्वामी जब नवम में बैठा हो तो इसका मतलब ये कि आयु की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, रहस्य आपको धीरे धीरे समझ आएंगे। और यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और बृहस्पति की अमृत दृष्टि है अष्टम भाव में। देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अष्टम भाव में जब भी कोई अग्नि ग्रह होता है, मंगल या सूर्य, तो अष्टम क्या है, पाताल, रंध्र, अंधेरा, वो इसको एनलाइट करता है, वो इसको ऊर्जा प्रदान करता है। और साथ में बुध, बुध यानी बुद्धि के देवता, बुध रिसर्च, तो जो लोग ऑकल्ट में है, रिसर्च में, उनके लिए गजब समय है। पेट्रोलियम पदार्थों में, ज़मीन के नीचे की चीज़ों में, आर्कियोलॉजी में, जो लोग इन चीज़ों में, उनको गजब बेनिफिट होगा। ससुराल से आपको इस समय कोई बेनिफिट होगा। अगर आप विवाह के लिए कहीं बात चल रही है, वो चीज़ें मटीरियलाइज हो सकती हैं। उसके अलावा यहाँ केतु की भी पंचम दृष्टि और केतु रिसर्च है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप कोई बहुत डेप्थ में किसी रिसर्च में जाएंगे और उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नवम भाव की बात करें तो नवम भाव, भाग्य भाव में शनि, मार्गी और शुक्र उनके साथ बैठे हुए हैं अपने मित्र के घर में। ये 29 दिसंबर से 27 जनवरी तक यहाँ पर रहेंगे और मंगल की यहाँ पर अष्टम दृष्टि है। इसका अर्थ क्या है, तो देखिए नवम भाव धर्म, पिता, आपका भाग्य है। यहाँ पर शनि पहले वक्री थे, अब मार्गी हो गए, तो शनि ने जितनी हर्डल्स लगाई थी वो अब हटेंगी, लेकिन अभी भी क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि है तो थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए रेडी हैं लेकिन आपको मिल नहीं रही और आपने उम्मीद छोड़ दी है। तो मंगल जब नीच और वक्री होंगे तो जिस भाव में बैठेंगे होंगे उस भाव के फलों में, और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि होगी वहाँ के फलों में डिले करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं नहीं जानती आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, पर आप जिस भी चीज़ का इंतजार कर रहे हो उसमें भाग्य पूर्ण साथ देगा, बस थोड़ा डिले करके देगा। उसके लिए आप आराम से थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बात करें आपके दशम भाव की, तो दशम भाव में राहु है, राहु 10 में, दुनिया 10 में। दशम भाव आपका कर्म स्थान, आपका पिता, गवर्नमेंट का घर है ये। तो राहु जब तक यहाँ रहेंगे, हालांकि कुछ समय बाद राहु यहाँ से, राहु क्योंकि वक्री चलते हैं तो दशम भाव से नवम भाव की तरफ आएंगे और शनि नवम भाव से दशम भाव की तरफ जाएंगे। तो अभी एक समय होगा जब इनका युति संबंध बनेगा दोनों का मिल करके। तो वो समय ऐसा है जब थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, उसके बारे में एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी। पर फिलहाल दशम भाव में राहु का होना बहुत अच्छा, और राहु के साथ शुक्र, एक थोड़ी सी गड़बड़ी है क्योंकि राहु असीमित इच्छा है, राहु छल बल, राहु बोलते काम कर लो कैसे भी हो। राहु कहते चार नीति बनी किस लिए है, अगर सब कुछ साम से ही होना है तो दाम दंड भेद किस लिए। अरे भाई कुछ भी यूज़ करो, काम करो, काम होने से मतलब है। अब क्या होगा कि जब राहु यहाँ पर शुक्र के साथ आ जाएंगे तो आप अपने काम बनाने के लिए कुछ हद तक गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बचिएगा। सक्सेस डेफिनेट है आपका। अगर वर्क प्लेस में कोई चेंज हो रहा है, ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, जॉब है, गवर्नमेंट से बेनिफिट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, अचानक मिलेंगी। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि गलत तरीकों से दूर रहिएगा, उनको अवॉइड कीजिएगा। बात करें आपके 11वें भाव की, तो 11वें भाव में मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए। देखिए 11वां भाव आपका इच्छा पूर्ति का भाव है। जो बात मैंने शुरू में कही थी मैं अभी भी वही बात कह रही हूँ कि जब कुछ होना होता है अच्छा या बुरा तो सारे ग्रह मिलकर के इंडिकेट करते हैं। ये आपका लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, ये भी कह रहा है कि लाभ तो होगा, इच्छा पूर्ति तो होगी, लेकिन उसमें डिले होगा। बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव में वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र आपके नवम भाव में बैठे, यानी कि विदेश से भाग्योदय, अब अनजान लोगों से भाग्योदय, बाहर के लोगों से भाग्योदय, ऐसी जगहों से भाग्योदय जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आपका कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, अस्पताल का कोई मसला है, अनाथाश्रम का कोई मसला है, वो सॉल्व होंगे। उसके अलावा क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर वक्री हैं तो बृहस्पति जबरदस्त फल आपको यहाँ पर देंगे। बृहस्पति जिस घर में रहते हैं उस घर को विशाल कर देते हैं, उसको एनलाइटन करते हैं। तो इस घर से क्या होगा कि बृहस्पति के जो भी फल हैं 12वें भाव के वो आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे, और बृहस्पति यहाँ रह करके नए लोगों से मिलाएंगे, नया जॉब, नई पर्सनालिटी, और साथ साथ आपको आध्यात्मिक भी बनाएंगे ताकि आपका एग्जिट इस पृथ्वी से इजीली हो। ये है मेरी प्रेडिक्शंस इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मंगल नीच के तो आपको हनुमान चालीसा या सुंदरकांड करना चाहिए। उसके अलावा बृहस्पति वक्री बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री होता है तो उसके फल बहुत अच्छे होते हैं। तो बृहस्पति का पूर्ण फायदा उठाइए। केले के पेड़ को थोड़ा सा जल में हल्दी डाल करके जल दीजिए। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के लिए जल्दी ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।